हेलो दोस्तों, आज हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का जो बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर है उसका आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आप लोग इसे पढ़कर अपने 40+ मार्क्स पा सकते हैं। इसमें कुछ 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। मैं आपको इस क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल दे रहा हूँ। यदि आप लोगों ने इसे पहले पढ़ा होगा तो आप लोगों के लिए और अच्छा होगा। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो मैं थोड़ा डिटेल दे रहा हूँ, और इसे आप अपने क्रोम ब्राउज़र या अपने यूट्यूब से या अपने किसी बुक से पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा इसको डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पर जाने से पहले आप लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी है और इसका पेपर नेम क्या है, इसका कोर्स कोड क्या है। हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि कोर्स कोड इसका बहुत ज़रूरी है। मेजर माइनर के लिए कोर्स कोड बहुत ही ज़रूरी है। मैं अभी हम आपको बता दे रहे हैं। आपको देखो ऊपर लिखा हुआ होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, जो कि अयोध्या की है। इससे संबंधित जिन लोगों को कॉलेज आता है वो इस वीडियो को देखकर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो इसका जो क्लास है वह बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी वीडियो बना दूंगा, पहले ये थर्ड सेमेस्टर के लिए। इसका जो सब्जेक्ट है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर, संस्कृति। तो इसका जो कोर्स कोड है A150301 कैपिटल डी। आपको कोर्स कोड तब मिलाना होगा जब आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ होगा मेजर माइनर। यदि आप लोगों का माइनर पेपर होगा तो थोड़ा क्वेश्चन चेंज रहेगा, यदि मेजर रहेगा तो आपको थोड़ा क्वेश्चन चेंज रहेगा। पेपर दोनों सेम ही रहता है। तो आपका जो पेपर का नेम रहेगा, जो आपके क्वेश्चन पेपर पर छप के आएगा, वह लिखा रहेगा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ पर देखो आपको लिखा होगा 647 AD, यानी कि 647 AD टू 1200 AD। इसका मतलब क्या होता है एडी का? एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। मैंने देखो कोष्टक में लिखा भी हुआ नीचे एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, इसे ईस्वी बोलते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले को बीसी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको एडी लिखा हुआ है। एडी के मतलब ईस्वी। जैसे हम लोग कहीं पढ़ते हैं 1951 ईस्वी, 1969 ईस्वी, तो ये सब ईस्वी में आता है क्योंकि यह ईसा मसीह के जन्म के बाद का है। ईसा मसीह के जन्म के बाद पहले का यदि होगा तो उसमें बीसी लिखा रहेगा। बीसी का मतलब बिफोर क्रिस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पहले होता है बीसी, और जो आपका एडी है वह ईसा मसीह के जन्म के बाद का होता है। तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं एंशियंट हिस्ट्री का, जो कि थर्ड सेमेस्टर के लिए है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति। हम इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं कि हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन क्या हुआ था, उसे जानने से पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि हर्ष कौन थे और यह कहाँ पर शासन किए थे। तो इनका पहले परिचय देख लेते हैं, उसके बाद इनकी राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको बताएंगे। हर्ष को ही हर्षवर्धन कहते थे। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुई थी। हर्षवर्धन 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक राज्य किया प्राचीन भारत व उत्तर भारत में। वह वर्धन वंश के शासक थे, जिसको पुष्यभूति वंश के रूप में भी जाना जाता था। हर्षवर्धन को ही हर्ष कहते थे। वे प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे।
उन्होंने साम्राज्य में उत्तर व पश्चिम को ज़्यादा शामिल किया, पूर्व को कमरूपा और दक्षिण को नर्मदा नदी तक अपना राज्य का विस्तार किया। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री वेनसांग ने राज्य का दौरा किया और उसके शासनकाल के बारे में एक किताब लिखा। और इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, संस्कृत कवि बाण भट्ट ने उनकी जीवनी जो कि हर्ष चरित्र के रूप में लिखी। एक अगला टॉपिक है, उन्हें नर्मदा के युद्ध में चालुक्य वंश के दक्षिण भारतीय सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उन्हें नर्मदा के युद्ध में चालुक्य वंश के दक्षिण सम्राट जो कि पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। हर्षवर्धन को व्यापक रूप से 3 संस्कृत नाटकों जैसे रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका का लेखक माना जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनकी जो राजनीतिक स्थिति थी उत्तर भारत में, वह हर्ष की मृत्यु के बाद क्या हुई थी। 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के बाद पुष्यभूति, मैंने बताया था आप लोगों को कि यह पुष्यभूति वंश के शासक थे। 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के बाद पुष्यभूति वंश का प्रशासन कमजोर हो गया, जिससे अंततः हर्ष के साम्राज्य का पतन हुआ। हर्षवर्धन ने ऊपरी गंगा घाटी पर शासन किया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अराजकता और गृह युद्ध के कारण गंगा घाटी खतरे में पड़ गई थी तथा इनकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण एवं विभाजन की शक्तियाँ एक बार पुनः सक्रिय हो गईं तथा कामरूप में भास्कर वर्मा ने कर्ण सुवर्ण तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया तथा मगध में हर्ष के सामंत माधव गुप्त के पुत्र आदित्य सेन ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। भारत के पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी भागों में कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई तथा कश्मीर में कारकोट वंश की सत्ता स्थापित हुई। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें बहुत आवश्यक है, हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक गतिविधियों का जो केंद्र है वह कन्नौज बन गया, जिस पर अधिकार करने के लिए विभिन्न शक्तियों ने संघर्ष प्रारंभ हुआ। ये इसका थोड़ा सारांश है, मैं इस वीडियो पूरा नहीं बता सकता, लेकिन यदि आपको पूरा वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको इसका पूरा बढ़िया से विस्तृत रूप में समझाऊंगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, राजपूतों की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो हम क्वेश्चन पर थोड़ा सारांश देख लेते हैं, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसका जो विस्तार पूर्वक अभी हम वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा इसका सारांश हम आपको बता सकते। राजपूत शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। राजपूत ने 6वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी सदी के बीच भारतीय इतिहास में एक प्रमुख स्थान प्राप्त किया था। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों ने कई सिद्धांत का उल्लेख किया है, जिसमें से श्री कर्नल जेम्स टॉड द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई थी वह विदेश मूल की थी। उनके अनुसार राजपूत कुषाण तथा शक और हुड़ों के वंशज थे। उनके अनुसार चूंकि राजपूत अग्र की पूजा किया करते थे और यही कार्य कुषाण और शक भी करते थे, इसी कारण से उनकी उत्पत्ति शकों और कुषाणों से लगाई जाती है। इसी तरह दूसरे सिद्धांत के अनुसार राजपूतों को किसी भी
विदेशी मूल से संबंधित नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें क्षत्रिय जाति से किया जाता है। इस संदर्भ में यह कहा जाता है कि चूँकि उनके द्वारा अग्र की पूजा की जाती थी, जो कि आर्यों के द्वारा भी संपादित किया जाता था, अतः राजपूतों की उत्पत्ति भारतीय मूल की थी। तीसरे सिद्धांत के अनुसार राजपूत आर्य और विदेशी दोनों के वंशज थे। उनके अंदर दोनों ही जातियां का मिश्रण सम्मिलित था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। यह आपका मैंने थोड़ा सारांश बता दिया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ या, मतलब कि ये एक ही पार्ट का क्वेश्चन है, जो आपके दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें से कोई भी पढ़ सकते हैं। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश तथा परमार वंश, इन दोनों के बारे में आपको इनकी उत्पत्ति तथा इनका विनाश कैसे हुआ, आपको इनके बारे में पढ़ना होगा। और आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, मुस्लिम आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति, उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और नया संघर्ष। यानी कि जब मुस्लिम आक्रमण के समय, जब मुस्लिमों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय भारत की पॉलिटिकल जो स्टेज वो क्या थी, वह उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा क्या थी, और उसका जो नया संघर्ष उन्होंने किया था वो क्या था। तथा चौथा, सिंध पर अरबों का आक्रमण, यानी कि जब अरबों ने आक्रमण किया था तो उसमें सिंध की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, फिर बाद में क्या हो गई, तो आपको पूरा एकदम डिटेली में उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको महमूद गजनबी का आक्रमण तथा मोहम्मद गौरी का आक्रमण विस्तार पूर्वक समझाइए। तो आप लोग पता होगा कि 17 बार जिन्होंने युद्ध किया था, वह लास्ट बार इन्होंने जीत गए थे। तथा गढ़वाल वंश के महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालिए। तथा अगला क्वेश्चन, चंदेल वंश तथा चौहान वंश को विस्तृत पूर्वक बताइए। तथा लास्ट वाला क्वेश्चन आपका है, हिंदू शाही वंश तथा कश्मीर वंश के बारे में आप क्या जानते हैं, इसको विस्तार पूर्वक बताइए। ये सब क्वेश्चन जो आपके 5 नंबर व 10 नंबर के आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए आपको ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपको इसका उत्तर भी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बताइए।